अच्छा। अच्छी गज़लें सुनने का शौक़ है। मेरी 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी जो है डॉक्टर समीन कुलसुम नाम उसका, पीडियाट्रिक्स है, बाराबंकी में पोस्टेड है वो। दूसरे के नाम तूबा महविश, वो उसका भी रजिस्ट्रेशन है। इसी लड़की के नाम डॉक्टर असरा जिया, वो MD में एनेस्थीसिया से कर रही है। चौथी लड़की सिद्रा नाम उसका, एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है। बीमा कंपनी प्रतिकर अदा कर देती है? बिल्कुल अदा करती है। कई गाड़ी कई जगह जो है एक्सीडेंट में सम्मिलित पाई जाती है। संभव है, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं के लिए भी हैजार्डस गुड्स का लाइसेंस होना चाहिए। हिट किया और भाग गया। अच्छा, हिट एंड रन केस, धनराशि इधर है उसकी। मध्यस्थ की भी भूमिका का निर्वहन करते हैं। जी हाँ, हर जिले से एक का काउंसिल में एक अधिवक्ता जाए। दूसरी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन की फीस मुनासिब होना चाहिए, एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। परमात्मा की प्रथम कृति ही प्रकृति। सावन का महीना इस समय चल रहा है। सावन रूप सुहावन सखी सब गाँव कजेरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, मनुष्य लगातार प्रयास करता है कि वो सुखी जीवन व्यतीत करे, लेकिन प्रकृति ने स्वयं अगर जिसके चेहरे को हंसता हुआ बनाया ही है, वह ये माना जाता है कि प्राकृतिक रूप से वो जो है खुशहाल है। तो ऐसा ही एक व्यक्तित्व मेरे साथ है जिसको प्रकृति ने खुशहाल बनाया ही है, जिनके चेहरे की बनावट ही ऐसी है, मुस्कुराहट के साथ चेहरे की बनावट ही है कि कोई भी व्यक्ति जो सामने होता है वो भी प्रसन्न हो जाता है, अपनी वेदना को भूल जाता है। तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व हमारे साथ शमसुल इस्लाम जी बैठे हुए हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं दीवानी कचहरी गोरखपुर में। तो आज हम आपसे आपके जीवन वृत्त पर बातचीत करेंगे, विधि के तमाम सिद्धांतों पर बातचीत करेंगे और भी तमाम सामाजिक छुए अनछुए पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। तो शमसुल साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता कौन थे और आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैं यही गोरखपुर में पैदा हुआ हूँ, इसी मोहल्ले में पैदा हुआ। मेरे मोहल्ले का नाम गाजी रोज़ा है, थाना तिवारीपुर के अंतर्गत आता है ये। अच्छा। और मेरे पिताजी का नाम? मेरे फादर स्वर्गीय डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल इस्लाम साहब थे। अच्छा। और जो अधिवक्ता थे और सेंट एंड्रूज कॉलेज में लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे। अच्छा। और मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो DGC सिविल एंड क्रिमिनल, जब देवरिया ज़िला अलग हुआ गोरखपुर से, उस वक्त वो फर्स्ट DGC सिविल एंड क्रिमिनल देवरिया ज़िले के हुए। बेसिकली उन्होंने प्रैक्टिस गोरखपुर से शुरू की थी, मगर ज़िला बनने के बाद देवरिया में वो एज ए DGC सिविल क्रिमिनल हुए। परंतु बाद में टर्म ख़त्म होने के बाद गोरखीपुर में दीवानी कचहरी में आ गए। और कमरा सिल्वर जुबली चैम्बर नंबर 10 उन्होंने अलॉट कर, उनको अलॉटेड है। उन्हीं का वो कमरा है जहाँ पर मेरे फादर भी बैठे और मैं भी वहीं बैठ के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यानी तीसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी की जो है इस समय चल रही है। अच्छा, तो आपके पिताजी अधिवक्ता थे, माताजी गृहिणी थी या? माताजी गृहिणी थी। अच्छा, माताजी गृहिणी थे। उनके फादर जो थे, हमारे जो नाना जी थे, वो यहाँ पर ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, सैयद साजिद अली। अच्छा। यही दीवानी कचहरी में। अच्छा। तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो यहाँ पर एक मॉडल नर्सरी स्कूल था। अच्छा। घासी कटरे में, वहाँ हमने पढ़ी। उसके बाद सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज का जो मिशन स्कूल बोला जाता था, मैंने वहाँ पर पढ़ाई पढ़ी और वहाँ हाई स्कूल किया। फिर हमने DB इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया। अच्छा। फिर हमारी सारी पढ़ाई सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में हुई, जहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया और लॉ की पढ़ाई पढ़ी। अच्छा। तो आप बतौर अधिवक्ता पंजीकरण आपका कब हुआ? हमारा पंजीकरण हुआ 10/4/82 को। 10/4/82 को मेरा रजिस्ट्रेशन है। तो 1982 से आप प्रैक्टिस में? और उसी वक्त से मैं यहाँ पर। क्योंकि वकालत आपको विरासत में मिली भी है, तो वकालत का माहौल आपके घर में था। जी। पिताजी कितने भाई थे? हमारे पिताजी तो 5-6 भाई थे। यहाँ पर सिर्फ फादर रह गए हैं हमारे, बाकी लोग अदर प्लेस पे जाके सेटल हो गए। अच्छा। और आप कितने भाई और बहन हैं? हमारी 3 बहनें हैं। अच्छा। और मैं अकेला हूँ। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी
9 में हुई है। हमारी पत्नी गिरहणी तो है ही हैं, मगर कुछ और भी काम ऐसे हैं बिजनेस से रिलेटेड। अच्छा, व्यवसाय अपना चलाती हैं। व्यवसाय अपना करती हैं। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छा। क्या नाम है? उनका नाम हिना शम्सी है। मेरी 4 बेटियां हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बेटी जो है डॉक्टर समीन कुलसुम नाम उसका है। अच्छा, वो पीडियाट्रिक्स है वो, और इतनी वक्त वो सिविल हॉस्पिटल बाराबंकी में पोस्टेड है वो। दूसरे दूसरे का नाम तूबा महविश, वो उसका भी रजिस्ट्रेशन है, जो कि पीएचडी भी कर रही है, तो उसके साथ साथ नहीं, चल रहा है। देन जो है एक्सपीरियंस अपना उसको मिल रहा है अपने पिता का। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो तीसरी लड़की का क्या नाम? तीसरी लड़की का नाम डॉक्टर असरा जिया। अच्छा, तो अभी वो पढ़ाई में है? वो एमडी में एनेस्थीसिया से कर रही है वो। अच्छा, एमडी एनेस्थीसिया जी। अच्छा, और चौथी लड़की? चौथी लड़की सिद्रा नाम उसका, एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है। अच्छा, उसी में वो 3rd ईयर में अच्छा है। जी जी। तो बड़ा अच्छा, बड़ा संतुलित परिवार है आपका जो है। 3 बच्चियाँ मेडिकल लाइन में, एक बच्ची आपके लाइन में वकालत कर रही है। तो जो परंपरा से चली आ रही व्यवस्था है उसको आपने भी मतलब अगली पीढ़ी के लिए भी आपने सुरक्षित कर दिया है। चलिए, बहुत अच्छा बात। तो अच्छा, ये लड़कियों की शादी सबकी हो गई? 3 लड़कियों की शादी हो गई। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो जैसे चूंकि तीसरी पीढ़ी आपकी वकालत में है, अब चौथी पीढ़ी भी तैयार आई है। चौथी पीढ़ी भी तैयार हो गई है। तो आप जब कचहरी में आए 1982 में जी, तो अपने पिताजी के ही सानिध्य में आपने वकालत शुरू किया? जी हाँ, या कोई और आपका सीनियर? नहीं, हम अपने, चूँकि हमारा फादर का अपना रूम था, ग्रैंड फादर का भी रूम था, तो हम सीधे वहीं आ गए और उनकी ही संरक्षता में हमने अपने काम को आगे बढ़ाया। अच्छा, तो आपके पिताजी क्या सिविल साइड से सिविल साइड से ही करते थे वो। अच्छा, तो आपने सिविल की वकालत? हाँ, सिविल की वकालत शुरू की उस वक्त जब 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट आ गया, तो उसमें एक नई लाइन जुड़ गई। अच्छा। ये जो एक्सीडेंट के केसेस, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल बन गया और सब चीज़ें हुई, तो हम लोगों ने उस नई लाइन को ही पहले अडॉप्ट किया, क्योंकि उसमें काम बहुत था उस वक्त और लोग कम थे। तो उसी में मैं हूँ, और डिफेंस की प्रैक्टिस मेरी है। लगभग सारी गवर्नमेंट कंपनियों का मैं काउंसिल हूँ, प्राइवेट कंपनियों में ज़्यादातर मैं काउंसिल हूँ। अगर कोई मामला मोटर क्लेम का दाखिल होता है, उसमें अगर गाड़ी बीमित है जी, सारे पेपर सही हैं जी, तो आसानी से बीमा कंपनी प्रतिकर अदा कर देती है? बिल्कुल अदा करती है, और उद्देश्य ये होता है कि हम लोग इसको कंप्रोमाइज़ करें, और इसीलिए सरकार खुद और जो है लोक अदालत का प्रोविज़न किया गया है। हर महीने 2 महीने पर लोक अदालत भी लगती है, जिसका उद्देश्य होता है कि पीड़ित पक्षों को न्याय तुरंत दिलाया जाए, जल्दी से जल्दी दिलाया जाए, सस्ता दिलाया जाए। ये सारी उसी प्रक्रिया के तहत उस प्रोसीजर से पहले आप समझौता के माध्यम से जो है और अनावश्यक विलंब। ऐसा नहीं किया है कि लोक अदालत लगे तो भी हम लोग कंपनी वाले सुलह करेंगे, ऐसा नहीं है। हम कभी भी सुलह कर सकते हैं, जब हम पक्षों के बीच में और एक पेपर्स वेरीफाई हो जाएं, सारी चीज़ें आ जाएं, तो हम लोग जो क्लेमेंट काउंसिल होते हैं, जो पार्टीज़ होती है, उनसे बात करते हैं और बात करके उसको सेटल कराने का पूरा प्रयास करते हैं। मेन चीज़ पहले ये देखते हैं कि एक्सीडेंट कब हुआ। अच्छा, एक्सीडेंट की क्या डेट है, क्या समय है, कौन कौन लोग घायल हुए, क्या जो दावा बनता है मोटर क्लेम्स का, उसके पैरा 23 में पूरी स्टोरी होती है। उससे पूरी घटना का पता चल जाता है कि कहाँ घटना हुई, कैसे हुई। अच्छा, आदमी घायल हुआ उसके बाद मरा या सिर्फ घायल ही है, उसके आश्रित कौन कौन है, सभी लोग पक्षकार हैं कि नहीं है, ये आ गया। और उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट या कोई सूचना कहीं दर्ज है कि नहीं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी खुद भी इसकी जांच करा लेती है, और अगर कोई एडवर्स कोई बात होती है तो वो हम लोग को अवगत कराती है। हम लोग उस हिसाब से अपनी जवाबदेही में उसका विवरण देते हैं। वाहन का बीमा एमई एक्ट सेक्शन 146 में है कि आपको करना अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो आपकी एक आपराधिक प्रकृति मानी जाएगी, आपको करना है। और जब आप बीमा करा लेंगे, बीमा मीन्स कि 2 तरह का बीमा होता है, एक कंप्रिहेंसिव बीमा हो जाता है, एक थर्ड पार्टी बीमा होता है। थर्ड पार्टी बीमा ही आवश्यक है इस मोटर क्लेम्स ट्रिब्यूनल के हिसाब से, मोटर एक्सीडेंट केसेस के हिसाब से, कि इसी के तहत अगर कोई थर्ड पार्टी, किसी की गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा है और कोई भी पक्ष जो बाहर है, सड़क पे जा रहा है या किसी गाड़ी ही में बैठा हुआ है, जा रहा है, तो उसको अगर कोई चोट पहुंचती है, घायल होता है, तो तृतीय पक्ष की लायबिलिटी बीमा कंपनी की होगी, सब्जेक्ट टू
कि उस गाड़ी के पेपर्स, उस गाड़ी को चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रॉपर डीएल हो, उस गाड़ी का अगर कमर्शियल व्हीकल है तो उसका परमिट हो, उसकी फिटनेस हो। तो इस सब सूरतों को कंपनी देखती है और ये सही पाने जाने पर कंपनी पूरा प्रयास करती है कि इसका सुलह कर लिया जाए इसको, और पार्टी को पैसा शीघ्र मिल जाए, और ऐसा होता है। कहीं गाड़ी कई जगह जो है एक्सीडेंट में सम्मिलित पाई जाती है जी, तो ये संभावना होती है कि वो उसका गलत प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका गलत प्रयोग हो सकता है। कभी कभी संजोग ऐसा बनता है कि एक गाड़ी लखनऊ में एक्सीडेंट की आकर के गोरखपुर में भी एक्सीडेंट कर सकती है, वो जाकर के बंगाल में भी एक्सीडेंट कर सकती है। तो किस तरह से आप इसको जो है इसका वेरिफिकेशन करते हैं? देखिए, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये संभव है कि एक ही गाड़ी 10 बार एक्सीडेंट करे, 5 बार, ऐसा बिल्कुल संभव है। तो इसी बात की तो जांच करना है। जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, कंपनी उसको अपने स्तर से पता करती है कि भाई एक गोरखपुर में एक्सीडेंट हो गया 10:15 सुबह, तो दूसरा बस्ती में कैसे 10:16 पे हो गया, या वही गाड़ी लखनऊ में। तो वही एक पॉइंट ऑफ ऐसा रहता है जिसको कंपनी ये उस पर शुभा करती है कि भाई कोई संदिग्धता तो नहीं है, इसलिए कि ये पब्लिक मनी है, हम लुटाने के लिए तो बैठे नहीं हैं। पब्लिक मनी, सही व्यक्ति को सही कंपनसेशन दिया जाए, ये उद्देश्य होता है। यही कानून का भी उद्देश्य है, यही बीमा कंपनियों का भी उद्देश्य होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपनी खुद की कार है, तो क्या वो उसके लिए जो उसका व्यक्तिगत जो लाइसेंस है, जो LMB प्लस मोटरसाइकिल प्लस LMB का जो बनता है, जो कमर्शियल नहीं होता है, तो उस पर उसे कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है उसको, है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका अपना वाहन चलाने के लिए अपना वाहन चलाएगा, तो उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल LMB का अगर DL है तो वो उसमें खूब मजे से चलाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, बिल्कुल वैलिड है वो। अच्छा, आज अगर कोई ऐसा वाणिज्यिक यान अगर कोई चला रहा है तो उनके लिए किस तरह के लाइसेंस? ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा। अगर कोई कमर्शियल व्हीकल है तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में जो लाइट गुड्स व्हीकल होती है ये सब उसमें आ जाएगी। और अच्छा। कोई भी ऐसी व्हीकल जैसे ट्रांसपोर्ट वाले ये ऑटोज होते हैं, इनका भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलेगा। अच्छा, देना पड़ेगा। अब हैवी गुड्स व्हीकल है, बड़ी जो ट्रकें होती हैं, HGV का लाइसेंस होता है। अच्छा। अलग बीच में तो ट्रांसपोर्ट TV ही लाइसेंस इशू हो रहा था। दूसरे इसमें एक चीज़ बता दें, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं ना, इनका जो लाइसेंस जो ड्राइवर होता है उसके लिए भी हैजार्डस गुड्स का लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, हैजार्डस गुड्स का हैजार्डस का, हाँ, इसलिए कि उसके अंदर जो सामान जा रहा है वो ज्वलनशील है, उसको बहुत संभाल के चलाना है। ऐसा ना हो कि पेट्रोल है, सब चीज़ें हैं तो कोई विस्फोट हो जाए, उससे जनता को नुकसान हो जाए। अच्छा, इसलिए उसको स्पेशल एक वो है उसकी। तो हैजार्डस व्हीकल में कौन कौन व्हीकल आते हैं? यही जिसमें पेट्रोल लग के जाता है, जिसमें गैस सिलेंडर लग के जा रहा है, टैंकर्स जो बड़े होते हैं, गैस सिलेंडर ये होते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं ये उसमें आते हैं। बिल्कुल। और गैस भी वही चीज़ है। अच्छा, अगर कृषि कार्य है तो जो वाहन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रैक्टर अपना अपने खेती कृषि कार्य के लिए रखा है, तो उसके लिए किस तरह के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है? कृषि कार्य के लिए तो लाइट मोटर व्हीकल्स, अगर वो ट्रैक्टर है पर्सनल यूज़ कर रहा है आदमी, तो उसके लिए लाइट मोटर व्हीकल्स चलेगी, उसका लाइसेंस का वैध माना जाएगा उसको। अच्छा अच्छा। लेकिन और कोई बड़ा संयंत्र अगर चला रहा है, जैसे मान लीजिए कि लोग कृषि यंत्र के रूप में ही जो है कंबाइन हार्वेस्टर लोग चलाते हैं, उसका वेट्स वो देखेंगे कितने वेट्स का है। अच्छा अच्छा। और जनरली अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट में तो लाइट मोटर व्हीकल्स का ही चलेगा। मतलब अगर अपना कार्य कर रहा है कोई अपने काम के लिए वो ठीक है। अब कौन सा ड्राइवर अगर रखता है तो उसकी कुछ प्रक्रिया अलग हो सकती है। उस कंपनी का जो कवर नोट आप देखेंगे उसी में लिखा होता है कि पर्सन होल्डिंग वैलिड एंड इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस ऑन द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। तो जो भी व्यक्ति होगा उस गाड़ी की जिसका बीमा हम कर रहे हैं उसका वैलिड एंड इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो वैलिड एंड इफेक्टिव कैसे होगा? आप लाइट मोटर व्हीकल गाड़ी आपकी है, उसी का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं और कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, तो वैलिड एंड इफेक्टिव नहीं होगा वो। अच्छा, माना जाएगा। हाँ, ये मतलब ये लीगल नहीं होगा। ये लीगल नहीं होगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे गाँव में सड़कों पर ट्रैक्टर के साथ टाली लगी होती है। जी हाँ। तो ट्रैक्टर के साथ टाली अगर लगी हुई है तो
क्या है उसका जो क्लासिफिकेशन है, वो उसको आप कमर्शियल व्हीकल मानेंगे या उसको आप प्राइवेट व्हीकल मानेंगे? क्या है एक तो ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली अटैच्ड का कई उसमें थोड़ा सा मत है हो जाता है। जैसे आप प्राइवेटली अपने खेत पर अनाज रख के ले आ रहे हैं, खाद रख के ले आ रहे हैं, वो स्थिति अलग है होगी। उस पर आप ईटा लाद के ले आ रहे हैं, भट्टे में इस्तेमाल हो रही है जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, तो वो कमर्शियली इस्तेमाल हो जा रही है, तो वो जो है बीमा पॉलिसी के तहत कवर नहीं माना जाएगा। अच्छा, कोई व्यक्ति जैसे अगर एक्सीडेंट में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो उसकी आय प्रभावित होती है, जो लॉस ऑफ इनकम है, उसको आप किस तरह से? एक तो हम लोग जो वर्तमान की विधि व्यवस्थाएं हैं, जो न्यायालय को निर्णय कर रही है, अच्छा, उसी के एक तो वो होता है। दूसरा ये कि जो पीड़ित पक्ष है, जो उनके अधिवक्ता हैं, उनके साथ हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं। इसलिए कि बेसिकली सुलह समझौता हम लोग करते हैं, हम लोग कोई अलग से नहीं देते हैं। हम लोग आपस में बैठ के उसकी बात सुनते हैं, वो अपना इनकम बताएगा कि मेरा लड़का, मेरा पति या मैं जो भी व्यक्ति डिसीज हो, उसकी ये इनकम थी, तो हम लोग उसको कंसीडर करते हैं और उसको उसी हिसाब से उसका निर्धारण करते हैं, ताकि ऐसा नहीं है कि करते हैं कि उसको बिल्कुल कम पैसा दिया जाए, ये धारणा नहीं रहती है। अच्छा। अच्छा, जब आप मेरिट पर कोई मामला आप जब कंटेस्ट करते हैं न्यायालय में, तो उस दरमियान जो स्थिति होती है, अगर कोई व्यक्ति विकलांग हो गया, तो विकलांगता की अवस्था में प्रतिकर का निर्धारण कैसे किया? परसेंटेज के हिसाब से। सपोज कि कोई 50% है, अच्छा, तो उसकी 50% में, इसमें भी न्यायालय का विवेक और न्यायालय देखती है कि क्या पोजीशन है। अब किसी का एक हाथ 50% पार्ट है, मगर डिसेबिलिटी में हालांकि लिखा भी जाता है, वो पूरा बॉडी से विकलांग नहीं हुआ, उसका बॉडी का एक पार्ट विकलांग हुआ है। अच्छा, तो अब न्यायालय ये देखती है, निर्धारित करती है क्या उस विकलांगता से, सपोज कीजिए, नुकसान क्या हो रहा है। राइट हैंड किसी कट गया, भले 85% की उसके पास विकलांगता प्रमाण पत्र है, तो अब उस हाथ से काम नहीं कर पाए, तो उसका पूरे शरीर पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। एक ड्राइवर है, उसका पैर कट गया, उसका हाथ कट गया है, विकलांगता 70% मिल रही है उसको। इसलिए विकलांगता का तो निर्धारण जो CMO द्वारा गठित टीम होती है वो करती है, तो उसका अपना एक नियम होता है कि साहब इसमें इतनी होगी, इसमें 100%, इसमें 10%, 20%। मगर इसमें एक सजेशन तो ये है कि जब भी कोई हमारा भाई, कोई अधिवक्ता इस टाइप के केसेस लाता है, तो उसको उस चीज़ को प्रूव करना चाहिए। न्यायालय के समक्ष विकलांग को तो प्रोड्यूस करे ही, संबंधित डॉक्टर को ज़रूर प्रोड्यूस करे और उसका बयान कराए, ताकि वो ये बता सके कि अब वास्तविकता सामने आए, वास्तविकता सामने आ जाए, न्यायालय के सामने आ जाए कि साहब ये आदमी ये काम करता था, अब इस काम से ये अब नहीं कर पाएगा, ये काम अब ये ड्राइविंग नहीं कर पाएगा, इसका दोनों हाथ कटा हुआ है या एक ही हाथ कटा हुआ नहीं कर पाएगा, तो इसको 100% माना जाए, इसको 50% ना माना जाए। तो मगर ये इट शुड बी प्रूव्ड, और ये न्यायालय के समय सामने आना चाहिए। तो ये एक दिक्कत होती है न्यायालय के लिए भी और बीमा कंपनी के लिए भी, कि जब वो एक पार्ट का ही है इतना %, तो 100% क्यों हम माने इसको, या 50% ऑन द होल बॉडी क्यों माने। तो ये साबित करना चाहिए, और साबित करने पर जो उसकी इनकम का इफेक्ट पड़ता है किसी आदमी की, तो वही उसका निर्धारण होना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति नौकरीशुदा है, तो उसकी आय डिफाइंड है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना खुद का कार्य कर रहा है और वो कहीं उसके पास कोई लेखा जोखा नहीं है कि वो कितना कमाता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई राजमिस्त्री है, कोई प्लम्बर है, उसमें एक नोशनल इनकम का निर्धारण कोर्ट कर देती है उसको देखते हुए। अच्छा, क्या इसकी एक आदमी की पर डे क्या है, उसका निर्धारण ऐसे भी हो जाता है कि इससे ऊपर हाई कोर्ट, अपर कोर्ट्स में कोई एक वो आ जाता है कि साहब ये इससे कम आदमी नहीं कमाएगा। अच्छा, एक तो पॉइंट ये हो जाता है। दूसरा, अगर कुशल अकुशल की बात आप करें, तो आप कुशल अकुशल की बात करेंगे तो आप देख लें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में, उसमें सब दिया हुआ है, निर्धारण किया हुआ कितने आदमी डेथ पे क्या कुशल का होगा, क्या अकुशल, वो भी एक आधार बन सकता है किसी की भी इनकम को असेस करने का।
अच्छा अच्छा अच्छा, मान लीजिए कोई महिला अगर इंजर्ड होती है या उसकी मृत्यु होती है, तो पुरुष और महिला के कंपनसेशन में कोई अंतर है या समान? मैं तो समझता हूँ कि कोई अंतर नहीं है। आज के ज़माने में महिलाएं और पुरुष एक साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो नौकरी भी कर रही हैं, तो उनका निर्धारण नौकरी की जगह सर्विस कर रही हैं, तो जो उनकी उससे ऐसा होगा। ऐसे ही जो पुरुष की नॉमिनल इनकम है वो महिला के साथ मानी जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं, महिला भी तो सेवा दे रही है, घर की सेवा दे रही है और कुछ ना कुछ करती ही है वो, तो उसको कंसीडर किया जाएगा, न्यायालय कंसीडर। यानी मान लीजिए अगर कोई गृहिणी है, कोई महिला गृहिणी है, वो घर में ही रहती है, खाना बनाती है, तो उसके आय का निर्धारण किस तरह से जो है क्या बस वो अभी कोर्ट को जो नॉमिनल इनकम का निर्धारण होता है वो उसी हिसाब से न्यायालय का ही आदेश होता है, उसके हिसाब से हम लोग भुगतान भी करते हैं। मगर जब कंप्रोमाइज़ की भी आती है तो उसको भी हम लोग उसी बिंदु पे आपस में बातचीत से करके जो उसकी सही उसकी सेवा सर्विसेज होंगी घर के अंदर, उसको कंसीडर करके जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई वाहन स्वामी, उसको ये शिकायत है कि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट में शामिल नहीं थी, पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट लगा दिया है किसी भी तरीके से, तो वो अगर आपसे ये बात अपनी बताना चाहे, मामला पता चलता है कि उसके अगेंस्ट चार्जशीट दाखिल है, वो कहता है कि नहीं मेरी गाड़ी उसमें शामिल ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में उसको? देखिए पुलिस भी उस बात को नहीं देखिए सुनी, ओनर्स ट्रिब्यूनल स्तर पर देखिए ये तो इनिशियल स्टेज पे है। अगर कोई व्यक्ति, कोई ओनर ऑफ द व्हीकल ये कहता है कि सब मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं, अगर एफआईआर दर्ज हुई उसकी है, फर्जी अगर वो कहता है दर्ज हो गई है, तो उसको भी प्रॉपर चैनल में जाना, उसको भी एफआईआर करनी पड़ेगी, पुलिस को बताना पड़ेगा, लिखित देना पड़ेगा कि सब देखिए ये मेरी गाड़ी ये इस रोड पर तो गई नहीं, हमारी गाड़ी तो वहाँ, तो उसका प्रमाण दे। मात्र ये कह देने से कि मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये नहीं माना जाएगा इसमें। और गाड़ी से एक्सीडेंट होना, गाड़ी को चार्जशीट हो जाना, इस बात को साबित करता है कि इसलिए कि पुलिस भी पूरी जांच के बाद ही चार्जशीट लगाती है, आरोप पत्र लगाती है। इसमें तमाम माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था है, माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था है, अपने इलाहाबाद की विधि व्यवस्था है कि अगर चार्जशीट किया कोई व्यक्ति हो जाता है पुलिस की जांच उपरांत, तो उसकी नेग्लिजेंसी भी मानी जाएगी। अच्छा, दुर्घटना में जब जैसे आमने सामने की टक्कर होती है जी, तो इसमें जो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की बात आती है, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी गाड़ी के पिछले पहिए से अगर मान लीजिए उसकी मृत्यु होती है, तो वहाँ उसकी क्या नेग्लिजेंसी मापी जाएगी? देखिए ऐसा है, उसकी अगर वो व्हीकल से खुद गाड़ी चला रहा है और जाके आमने सामने या थोड़ा बहुत कहीं अगल बगल से अगर उसको होता है, तो अब ये एविडेंस आने पे है, एविडेंस अगर इस पर आता है, बीमा कंपनी या ओनर ऑफ दी व्हीकल जिसको एक्यूज़ किया गया है वो लाए, बताए, अपने ड्राइवर को प्रोड्यूस करे कि साहब नहीं साहब ये तो ऐसे जा रहे थे, ये क्रॉस कर रहे थे, या यही सामने से एक्ट गया, मैंने तो बहुत ब्रेक मारी, ये बात उसको आगे साबित करना पड़ेगा। कोई ऐसा व्हीकल है जो ठोकर मार दिया और वो भाग गया, मतलब गाड़ी का पता नहीं चल पाया, तो ऐसी स्थिति में प्रतिकर इस टाइप के मामले को प्रतिकर मिलेगा। इसमें हिट एंड रन केस कहते हैं, हिट किया और भाग गया। अच्छा, हिट एंड रन केस, इसका जो है पूरे हर ज़िले में जिलाधिकारी के वहाँ इसका प्रोविज़न है, वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसकी एक धनराशि इधर है उसकी जो उसको दी जाएगी। अच्छा, आप मध्यस्थ की भी भूमिका का निर्वहन करते हैं? जी हाँ, मेडिएशन सेंटर में जो आपकी भूमिका है वो संभवतः मध्यस्थ की? जी मध्यस्थ की। तो इसमें किस तरह से जो है मध्यस्थता में कौन कौन से मामले आते हैं और किस तरह से आप जो है अपने इस मध्यस्थता के जरिए उन मामलों का निस्तारण करते हैं, क्या बताएंगे? देखिए, मध्यस्थता जो है ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक भाग है। अच्छा। और सीपीसी के सेक्शन 89 सीपीसी में प्रारंभ ये दिया गया है, इसका प्रोसेस में दिया हुआ है कि अगर कभी वाद बढ़ेंगे, ज़्यादा होंगे न्यायालयों में जैसा आजकल है, इसको कम करने के लिए कैंसिलेशन मीडिएशन जुडिशरी के द्वारा इस मामले को जुडिशियल अल्टरनेटिव्स के द्वारा इसको समाप्त किया जाएगा। कुछ मामले वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर भी प्री लिटिगेशन के नाम से फाइल होते हैं,
प्री लिटिगेशन का मतलब ये हो गया कि न्यायालय में कोई बात जाने से पहले अपने विवाद को यहाँ लाइए और आपस में बैठ के इसको सुलह समझौते से कर लिए, ताकि ये फिर वहीं पे ख़त्म हो जाए, न्यायालय में ना भीड़ लगने पाए। ज़मीन का ही झगड़ा हो, अब दोनों पार्टी यहाँ हमारे वहाँ फाइल कर दी, एक पार्टी फाइल करेगी तो उसको नोटिस को बुलाया जाएगा। पारिवारिक जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, जो ये समझदार लोग जो हैं वो प्री लिटिगेशन में आ रहे हैं, इसलिए बाद में अगर वो केस फैमिली कोर्ट में चला गया, मेंटेनेंस चला गया, डीवी एक्ट चला गया या FIR हो गया, तो वो बाद में जब वो मीडिएशंस में केसेस आते हैं हम लोग पास, वो फाइलें हम लोग पास आती हैं एक बार मीडिएशन, बिल्कुल, तो उसको सुलझाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कभी कभी एक पक्ष कहता है साहब इन्होंने हमारे पर मुकदमा कर दिया तो हम इसमें पुलिस आके हमको परेशान की या हम बंद हो गए, तो थोड़ा उसको समझाने में थोड़ा हम लोग को दिक्कत आती है। मगर जब प्री लिटिगेशन में कोई मामला इस परिवार का आता है तो वो उसका डिस्पोजल हम समझते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो बिल्कुल स्टार्ट का मामला होता है। दोनों की बातें आदमी जो उनकी जो दूरियां होती हैं उसको थोड़ा समझा के, थोड़ा उनको बीच का रास्ता बता के उसको हम लोग उसको समझा देते हैं और उनका परिवार बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसका निस्तारण हो जाता है खूब अच्छे से, कहीं से जो है उसमें दोनों पक्षकार संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, फौजदारी के भी मामले, देखिए फौजदारी के मामले कुछ इस टाइप वो आते हैं। कौन से आते हैं? 498 वाले फौजदारी, या कोई FIR पारिवारिक उससे रिलेटेड हुआ, अच्छा, फैमिली उससे रिलेटेड हुआ, तो वो फाइलें आती हैं और स्टेज पर उसको हम लोग समझा बुझा के उस मामले को, अच्छा, FIR होने पर जो फाइलें आती हैं उसके लिए 2 मंथ मैक्सिमम टाइम होता है, और जो प्री लिटिगेशन होता है उसके लिए मैक्सिमम 3 मंथ टाइम होता है। अच्छा। जो न्यायालयों से आती है तो उसमें डेट या टाइम फिक्स हो जाता है। अच्छा, उसमें टाइम फिक्स हो जाता है कि आप इतने दिन में इसको वार्ता करके इनका मीडिएशन करा के इसको जैसा हो आप रिपोर्ट दिए। ये लगभग 30% केसेस जो रिफ़र होते हैं वो हम लोग उसको कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं और विवाद समाप्त हो जाते हैं। पति पत्नी का मामला हुआ, हस्बैंड वाइफ का मामला हुआ, तो उसमें जब उनको हम लोग विदा कर लेते हैं, एक करा देते हैं, तो वास्तविक तौर पर बहुत खुशी होती है। और जब उनके साथ बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका भविष्य ख़राब होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको जो देख के लगता है किसी तरह से इसको सुलह करा दीजिए। तो हम लोग का प्रयास यही रहता है, प्रथम प्रयास मेरा तो रहता है कि मैं ऐसा ना होने दूँ और मतलब पारिवारिक रिश्तों को आप टूटने ना पाए, इसलिए समाज के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अधिवक्ताओं की समस्याओं पर बात करना चाहूँगा। सभी जिलों से बार काउंसिल के सदस्य निर्वाचित होने चाहिए। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि जैसे जो नए अधिवक्ता आते हैं, पंजीकरण के लिए आजकल एक भारी भरकम फीस उन्हें अदा करनी पड़ रही है, 20,000 25,000 इस तरह की फ़ीस जमा करनी पड़ रही है। तो उनका पंजीकरण मुफ्त हो या नॉमिनल फीस में हो, तो इस संबंध में आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे? देखिए, जो बार काउंसिल में सदस्यों की बात है कि जिस ज़माने में एडवोकेट एक्ट्स बना उस वक्त अधिवक्ताओं की संख्या बहुत कम थी, 1 लाख 1.25 लाख जो भी रही हो। आज वर्तमान में जो मैं समझ रहा हूँ कि 3-4 लाख से कम नहीं होगी। कि अगर हर ज़िले से ऐसी कोई व्यवस्था बना दी जाए कि एक कम से कम बार काउंसिल में एक अधिवक्ता जाए जो वहाँ पर कम से कम अपने ज़िले का प्रतिनिधित्व करे। और दूसरी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है मुनासिब होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा अभी पढ़ के आ रहा है, घर वालों ने उसको पढ़ा के किसी तरह से कर दिया है और उसने एक प्रोफेशन को चुना है, तो ऐसी व्यवस्था हो कि उससे बहुत कम से नॉमिनल पैसा लिया जाए। जो आपकी हॉबी रही है वो क्या रही है? हमको प्लांटेशन वगैरह का बहुत शौक़ था। अच्छा, प्रकृति के करीब थोड़ा बहुत ज़्यादा। हम आज भी हर उसमें बरसात में 1000, 2000, 5000 तक पेड़ का प्लांटेशन हम करते हैं। और खेलने कूदने का भी शौक़ मुझे ज़रूर था। अच्छा, मैं क्रिकेट वगैरह खेलता था। अच्छा। अच्छी गज़लें सुनने का शौक़ है। अच्छा, साहित्यिक गतिविधियों में कोई? साहित्यिक गतिविधियाँ मेन हमारा तो कुछ ज़रूर लिखते ज़रूर थे, मगर वो हम आर्टिकल्स टाइप में लिखा हमने। आपने जो पूछा मोटर एक्सीडेंट्स पे, इसको हमने भी लिखा। अब मैं चूँकि मीडिएशन से जुड़ा हूँ तो दहेज उत्पीड़न पर क्या प्रक्रिया है, कैसे क्या उसमें करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने आर्टिकल्स टाइप में जो हमारे सब्जेक्ट्स जिसमें वही हम ज़्यादातर लिखते हैं। समाज का हर व्यक्ति लगभग उसी जो भी व्यवस्था चलती है वो विधि से चलती है, नियम और कानून से चलती है।
भाई हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ कहा गया है ना। हाँ, कि सारी चीजें विधि के अधीन है। जी हाँ। चाहे वो हम प्राचीन काल में ईश्वर की व्यवस्था को देखें या वर्तमान में हम अपने अधिनियम को देखें, यह विधि से ही हमें संचालित होना है। प्रकृति का जो प्रेम है आपका ये शुरू से ही रहा है, बचपन से ही जो है। क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ मेरे घर पे आए हुए हैं, देखिए सब पेड़ पौधे भरे पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी ऐसे एटमॉस्फेयर में मैं पैदा हुआ कि प्रकृति के बीच में पैदा हुआ। व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, हर व्यक्ति को जो है एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। परमात्मना प्रथमा कृति प्रकृति, यानी परमात्मा की प्रथम कृति ही प्रकृति। तो कहती है कि पुरुष प्रकृति स्थो ही भुगते प्रकृति जान गुणान, कारण गुण संगोष्य सद सद्योन जन्म से। यानी प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति के द्वारा त्रिगुणात्मक गुण सत्व रज और तम, ये तीनों गुण जो है ये प्रकृति प्रदान करती है जी। और उसी व्यक्ति को मिलता है जो उस प्रकृति में रहता है और उसी के हिसाब से उसके अगले योनि का निर्धारण होता है। आप जो गुण आत्मसात किए रहते हैं उसी गुण के हिसाब से फिर आपका अगला जन्म निर्धारित होता है। जो भी और पेड़ जो लगते हैं, सागवान साखू जो भी लगते हैं, इसके साथ साथ फलदार पेड़ लगाने चाहिए। फलदार पेड़ इसलिए लगाएं कि जो ईश्वर ने, भगवान ने तमाम चिड़िया जानवर पैदा किए हैं, अगर आप पेड़ को काट देंगे, फलदार पेड़ नहीं लगाएंगे, आप देखिए तो वो उनका क्या होगा, वो कहाँ से खाएंगे, वो कहाँ से भोजन मिलेगा। साहित्यकारों ने लिखा है कि जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, धुन है एक न एक सभी की, सबके अपने व्रत हैं, जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। यानी कवि ने, साहित्यकारों ने बताया कि जो पत्ता है ना, उस पेड़ पर जो पत्ता है वो आतप सहता है, आपका धूप आपकी गर्मी सहता है, तब आपको छाया प्रदान करता है, सबका वो आवरण है। अच्छा, सावन का महीना इस समय चल रहा है, जिस समय हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, इस समय सावन का महीना है और सावन का जो प्रकृति से संबंध है, क्योंकि इस समय जब बारिश होती है तो पूरी धरती एकदम हरी भरी हो जाती है। इस पर तमाम सारे साहित्य रचे गए हैं, तमाम पूरी फिल्में बनी हुई हैं सावन पर। जैसे बसंत ऋतु पर पूरा विरह वेदना जो है उस पर तमाम सारे साहित्य जो है उस पर रचे गए हैं, उसी तरह से सावन का भी अपना महत्व है। गीतकारों गाँव में आया है ना कि अरे रामा सावन रूप सुहावन सखी सब गाँव कजेरी, इस तरह से जो है तम रिमझिम बरसे ले बदरिया कैसे करके इस तरह की बातें बड़ा आनंददायक होती हैं ना ये सब चीज़ें। अच्छा, मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आप कितना महत्व देते हैं? क्योंकि मैत्रीपूर्ण संबंध रखने में आपको एक बात का सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि आप उससे अपेक्षा नहीं करेंगे। अपेक्षा नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उससे अपेक्षा करेंगे, अगर ऐसी मैत्री है कि हम आपसे या किसी से संबंध इसलिए रखते हैं कि उससे हम फायदा उठा लेंगे, तो मैत्री नहीं चलेगी। मानस का वर्णन है कि देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत काल कर सतगुण नेहा, सुरति कह संत मित्र गुण यहाँ। यानी जैसे आपने कहा कि उसमें आप स्वार्थ के लिए, कुछ फायदा लेने के लिए मत जुड़िए, वो मित्र नहीं है। भगवान राम ने कहा कि देत लेत मन संकन धरई, यानी देने और लेने में शंका ही ना हो, हम अपने बल के अनुसार हमेशा उसका हित करें। ये दोनों पक्ष को सोचना है। कोई विपत्ति आ जाए तो वो जी सारे गुण जो है ना वो 100 गुना बढ़ा दिया जाए, ये मित्र है। महाभारत के उद्योग पर्व में भी आया है कि कृतज्ञम धार्मिकम सत्यम क्षुद्रम दृढ़ भक्तिकम स्थितम स्थित्याम मित्रम त्याग चस्यते। इसमें आया है कि मित्र कृतज्ञ होना चाहिए, मित्र को कृतज्ञ होना चाहिए, दृढ़ अनुराग रखने वाला होना चाहिए, उसको धार्मिक होना चाहिए, मर्यादा के भीतर रहने वाला होना चाहिए और मैत्री का त्याग न करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वो मित्र होता है। और ये जो मित्रवत संबंध है, क्योंकि जीवन जो भी हमारा चलता है, हमारा जो रक्त संबंध है वो माता और पिता से है, हमारी पत्नी भी जीवन साथी है। जीवन साथी जो जीवन में जो 4 मित्र बताए गए हैं, चाणक्य ने तो लिखा है कि विद्या मित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहसु च, व्यायादितस्य औषध मित्रम धर्मम मित्रम ऋतु से च। कि विद्या विदेश में मित्र होती है जब कोई साथ नहीं आपका देता है, तो जो आपका ज्ञान है वही ज्ञान है। भार्या मित्रम गृहसु च, घर में जब सब लोग ठुकरा देते हैं तो पत्नी पति दोनों पति पत्नी मिल के आपस में, यानी घर की मित्र स्त्री होती है।
व्याधितस्य औषधि मित्र, यानी अगर कोई आपको कोई रोग हो गया, कोई व्याधि हो गई, तो औषध ही मित्र है। आप रुपया पर शरीर पर पहन लें कपड़ा, उससे आप ठीक नहीं होंगे। एक छोटी सी टिकिया खाते हैं तो। और धर्मम मित्रम मृत्यु सचा, मृत्यु के समय कोई चीज़ आप नहीं ले जा सकते हैं। जो नेक कार्य आप किए रहते हैं वही जाएगा। नए लड़के विधि क्षेत्र में आना चाहते हैं, कितना अच्छा उनका भविष्य है विधि के क्षेत्र में, क्या कहेंगे हमारे नए लड़के जो विधि क्षेत्र में आना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि वो जो विधि शिक्षा ले रहे हैं, पहले उनसे शुरू करते हैं। वो विधि शिक्षा लें, मतलब वो क्लासेस अटेंड करें, पढ़ें कायदे से, बिल्कुल, और अपना एक उद्देश्य लेके आएँ। तो इसको सोच के आएँ, मतलब कुछ दिन मेहनत करना इसमें पड़ेगा। अगर वो प्रैक्टिस का मन बना के आते हैं तो भविष्य उज्ज्वल। तो हाँ, अगर प्रैक्टिस बना के तो फिर वही करें, और उसमें उनको पूरा समय मिल जाएगा अपनी प्रैक्टिस को। और किसी भी अच्छे सीनियर के साथ जाएं, उनका चैम्बर अटेंड करें और लाइब्रेरी वगैरह अटेंड करें, पढ़ें, तो उनको निश्चित ही सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। चलिए, बहुत अच्छा हुआ इस्लाम साहब, आपसे बहुत सारी बात करने का अवसर मिला। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बात बताए। आप विधि के क्षेत्र में तमाम सारी आपने जानकारियाँ दिया। आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपने पूरा जीवन वृत्त आपने हमारे दर्शकों के समक्ष रखा, और भी तमाम सारी जानकारियाँ आपने दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।